आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तक हम लोगों ने क्लास 10 भूगोल चैप्टर नंबर 1 में संसाधन, इसके प्रकार और संसाधन के महत्व एवं इसके नियोजन के बारे में विस्तार से देखा। आई होप आप लोग पिछली वीडियो देख लिए होंगे और जिसने नहीं देखा है अवश्य देखेंगे। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स 10th में हैं इन्हें यह मदद तो करेगी ही, साथ ही जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसलिए इन वीडियोज़ को ज़रूर से ज़रूर देखिए। आज हम लोग भू संसाधन से शुरुआत करेंगे। भूमि एक सीमित और प्राकृतिक संसाधन है। वैसे तो भूमि पृथ्वी पर हर एक जगह उपलब्ध है, फिर भी इसे सीमित कहा गया है। इसकी वजह है निर्माण प्रक्रिया। 1 सेंटीमीटर की पतली सतह को बनने में कई वर्ष लग जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर आधारित हैं। चूँकि भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानीपूर्वक एवं तरीके से करना चाहिए। नेक्स्ट, भारत में भूमि संसाधन। भारत में कुल भूमि संसाधन का लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कि कृषि और उद्योग के लिए सुविधाजनक है। लगभग 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित है, जो 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है, जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। इस आंकड़े को एक पाई चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें 43% मैदान, 30% पर्वत और 27% पठारी क्षेत्र है। भू उपयोग अर्थात भूमि संसाधन का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। जैसे पहला, वन यानी कि जंगल, जो पृथ्वी के शोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही हमें बहुत से वन उत्पाद देती है, जीवों को आश्रय भी प्रदान करती है। वन उत्पाद जैसे लकड़ी, जड़ी बूटी, फल, कंद इत्यादि। वन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नदियों के जल प्रवाहित होने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा, वह भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, जैसे बंजर या कृषि के लायक नहीं होना। गैर कृषि कामों में लाई जाने वाली भूमि भी इस सूची में आती है, जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि कृषि हेतु अनुपलब्ध कही जाती है। तीसरा, प्रतिभूमि अन्य अतिरिक्त भूमि, यह अस्थायी चारागाह या गोचर भूमि है। इसके अंतर्गत जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र शामिल नहीं होते, जैसे वृक्ष, फसल, उपवन आदि आते हैं, जहां 5 या अधिक कृषि वर्षों से खेती नहीं की गई है। चौथा, भू उपयोग प्रतिभूमि, जहां 1 वर्ष में खेती न की गई हो, और पुरातन प्रति, जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो। पांचवा, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जहां 1 कृषि वर्ष में खेती की गई हो, उससे हम लोग शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्र कहते हैं। अब इस आंकड़े को हम लोग एक पाई चार्ट के माध्यम से स्पष्ट समझ सकते हैं कि कितना प्रतिशत किस क्षेत्र में उपयोग में किया गया है। 1960-61 में वन का कुल
लगभग 18% था, वहीं वर्ष 2014-15 में बढ़कर लगभग 23% हो गया। कृषि या शुद्ध बोया गया क्षेत्र 1960-61 में 46% था, जो 2014-15 में घटकर लगभग 45% हो गया। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि लगभग 18% से घटकर 5% हो गई। इस प्रकार कृषि योग्य बंजर भूमि भी लगभग 6% से घटकर 4% हो गई। भारत में भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले मुख्यतः 2 कारक हैं, 2 तत्व हैं। पहला भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार। दूसरा मानवीय कारण जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति, परंपराएं आदि शामिल है। ऐसे तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों असम को छोड़कर अन्य प्रांतों की सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावे जम्मू और कश्मीर में, पाकिस्तान और लद्दाख में चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। पिछले आंकड़ों से हमने पाया कि चारागाह क्षेत्र में कमी आई है। इसके क्षेत्र में कमी होने से पशुधन भी प्रभावित हुआ है। यदि भारत प्रति भूमि को भी शुद्ध बोए गए क्षेत्र में यदि भारत की प्रति भूमि को भी शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए, तब भी भारत में लगभग 54% क्षेत्रफल पर ही खेती की क्रियाएं संभव है, परंतु शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भारत में भिन्न भिन्न है। यह पंजाब और हरियाणा में 80% से लेकर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% तक है। राष्ट्रीय वन नीति जो कि 1992 में लागू की गई थी, उसमें निर्धारित किया गया था 33% क्षेत्र में वनों की उपलब्धता भी भारत में नहीं है। इससे पर्यावरण पारिस्थितिकी के साथ साथ वन समुदाय का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों में तेजी से निम्नीकरण हो रहा है, इसके कारण समाज और पर्यावरण को गंभीर आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में बाढ़ प्राकृतिक से ज़्यादा मानव जनित है। बंगाल, बिहार, असम में लगभग प्रत्येक वर्ष मानसून में बाढ़ का आना, हिमालय क्षेत्रों में बादल का फटना इत्यादि शामिल है। मृदा संसाधन। मृदा एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी के विभिन्न जीवों का पोषण मृदा से ही होता है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में ऊंचावच, जनक शैल अथवा संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी, अपघटन क्रियाएं इत्यादि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। मृदा से होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव, जिसे ह्यूमस भी कहते हैं, और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनती है। आइए इस फोटो के माध्यम से मृदा सतह को समझते हैं। फर्स्ट लेयर जो ह्यूमस से बना है। ह्यूमस जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से बनता है। सेकेंड लेयर बालू, गाद और मृत्तिका है। इसमें सामान्यतः छोटे कण पाए जाते हैं।
थर्ड लेयर बड़े पत्थर या चट्टानों को टुकड़ों से बना है। यही टूट टूटकर मृदा के छोटे कणों का निर्माण करता है। फोर्थ लेयर अपक्षय रहित चट्टानें हैं, जिसे पेरेंट रॉक भी कहा जाता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत में मृदाओं का निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। अर्थात मुख्यतः 6 प्रकार के मृदा पाए जाते हैं। पहला जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मृदा, तीसरा लाल एवं पीली मृदा, चौथा लिट्राइट मृदा, पांचवा मरुस्थलीय मृदा, छठा वन मृदा। फर्स्ट में जलोढ़ मृदा भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान में फैली है। इस मृदा का निर्माण सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों के द्वारा हुआ है। महानदी गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों ने पूर्वी तट पर जलोढ़ मृदा का निर्माण किया है। जलोढ़ मृदा रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में मिलने से बनती है। इस मृदा कणों के आधार पर नदी के मुहानों से उद्गम स्रोत की तरफ जाने से बढ़ता जाता है। जलोढ़ मृदा तलहटी मैदान, तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया है, पुरानी जलोढ़ मृदा और जो नवीन जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा को बागर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। बागर में मोटे कण और खादर में महीन कण पाए जाते हैं। ये मृदाएं पोटास, फास्फोरस एवं चूना युक्त होने के कारण अधिक उपजाऊ होती है। इस मृदा में चावल, गन्ना, गेहूं, दलहन इत्यादि फसलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। गहन कृषि होने से इस मृदा के क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व भी अत्यधिक पाया जाता है। काली मृदा लावा जनक शैलों से बनने के कारण इस मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं। इस मृदा का रंग काला होता है। कपास की खेती के लिए यह मृदा अधिक उपयोगी है, इसीलिए इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण मृत्तिका होने से के कारण जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटासियम की धनी होती है, परंतु फास्फोरस की मात्रा इसमें कम होती है। नमी होने पर ये चिपचिपी हो जाती है, जबकि जल का अभाव होने पर इसमें दरार पड़ जाती है। इसीलिए इसे स्वयं जुताई वाला मृदा कहा जाता है। लाल एवं पीली मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्सों में रविदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में लाल मृदा का निर्माण हुआ है। ये मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर एवं पश्चिमी घाट के पहाड़ों पर पाई जाती है। इन मृदाओं का रंग लाल लौह धातु की अधिकता के कारण तथा पीला रंग जल योजन के कारण होता है। लेटराइट मृदा उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में निस्क्षालन के कारण लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। उच्च तापमान के कारण जैविक पदार्थों का अपघटन न होने से लेटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। खाद एवं रासायनिक उर्वरकों की सहायता से चाय, कॉफ़ी एवं काजू की खेती लेटराइट मृदा में की जाती है। यह मृदा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा
इन मृदाओं का रंग लाल एवं भूरा होता है। शुष्क भागों में पाए जाने के कारण ये प्रायः रेतीली एवं लवणीय होती है। जलवाष्पन दर अधिक होने से इन मृदाओं में ह्यूमस की एवं नमी की कमी होती है। मरुस्थलीय मृदा के क्षेत्र में नमक की अधिक मात्रा होने के कारण झीलों से नमक बनाया जाता है। मृदा के नीचे की ओर जाने पर कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है। इस कारण मृदा में जल अंतः संचयन अवरुद्ध हो जाता है। पश्चिमी राजस्थान में स्थित इस मृदा को सिंचाई द्वारा कृषि योग्य बनाया जाता है। वन मृदा प्रायः पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्वतीय पर्यावरण के आधार पर वन मृदाओं का निर्माण अलग अलग तरह से होता है। नदी घाटियों में दोमट एवं सिल्टदार तथा ऊपरी ढालों पर मोटे कणों वाली वन मृदा का निर्माण होता है। ये मृदाएं अधिशिलिक एवं ह्यूमस से रहित होती है, परंतु नदी, सोपानों एवं जलोढ़ पंखों पर वनीय मृदा अधिक उपजाऊ होती है। अब मृदा अपर्दन एवं संरक्षण के बारे में हम लोग देखेंगे। मृदा अपर्दन के प्राकृतिक कारण निम्नलिखित प्रमुख हैं: पवन, हिमनद, जल इत्यादि। मृदा अपर्दन के मानव जनित कारक भी हैं। वनों की कटाव, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि है। मृदा अपर्दन और संरक्षण। मृदा के बहाव एवं कटाव को मृदा अपर्दन कहा जाता है। मृदा बनने एवं नष्ट होने की क्रियाएं साथ साथ संतुलित रूप से चलती है, परंतु मानव हस्तक्षेप के कारण यह संतुलन भंग हो जाता है। हिमानी, पवन, जल आदि प्राकृतिक तत्व भी मृदा अपर्दन करते हैं। बहता हुआ जल मिट्टी को काटते हुए यौनालिका बनाता है। इससे भूमि का अपर्दन होता है। ऐसे अपर्दन को उत्खाद भूमि कहा जाता है। चंबल घाटी की उत्खाद भूमि को खंड कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाते हैं। इसे चादर अपर्दन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा बालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। कृषि गलत तरीके से भी मृदा अपर्दन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वहिकाएं बन जाती है, जिसके अंदर से बहता हुआ पानी मृदा के अपर्दन को बढ़ा देता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाएं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टी में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवन द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों को कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवन की गति को कम करता है। रक्षक पट्टी को पश्चिम भारत में रेत के टीलों अस्थायीकरण में महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।